जय श्री राम। कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। अपने इस नए वीडियो में सबसे पहले माँ सरस्वती के श्री चरणों में अभिनंदन करते हैं और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हम भी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हमने हमारे हिंदी साहित्य इतिहास का लगभग रिवीजन कर लिया है। हम अंतिम पड़ाव की ओर हैं। आज हम जो वाद या काल पढ़ेंगे वो हिंदी साहित्य इतिहास का अंतिम काल माना जाता है, नवलेखन काल या नई कविता। उसके बाद बचती हैं हमारे गद्य की विधाएं, उनका भी हम इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से रिवीजन अवश्य करेंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे नई कविता या नवलेखन काल। इसमें आपको लेखक या कवि बहुत थोड़े से मिलेंगे। इसमें कुछ कविता आंदोलन हैं, उन कविता आंदोलनों का नाम और उनके प्रवर्तक का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और अब जो कवि हैं उनके आपको एक एक दो रचनाएं ही मुख्य मिलेंगी और वही रचनाएं अक्सर प्रश्न उन्हीं रचनाओं से पूछा जाता है। और ख़ास तौर से ये रचनाएं ज़्यादातर वो हैं जिन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार तो अब किसी एक रचना पर मिलता नहीं है। बाद में लगभग संयुक्त रूप से सारा जो काव्य होता है, सारा जो लेखन कार्य होता है उस पर मिलता है। लेकिन अब आगे चलकर जिन रचनाओं पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो रचनाएं खासतौर से महत्वपूर्ण रहेंगी इस काल की। बाकी इस काल के जो कविता आंदोलन हैं और जिनके प्रवर्तक हैं वो आपको याद रखने हैं। 10 या 12 कविता आंदोलन प्रमुख हैं। 10-12 में से भी 4 या 5 ही आते हैं परीक्षा में, तो लेकिन आपको उनका प्रवर्तक याद होना चाहिए। अब अगर बात करें हम नई कविता या नवलेखन काल का नाम, तो 1953 ईस्वी से इसका माना जाता है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। जबकि 1951 ईस्वी में इस काल के लिए या इस काल की कविताओं के लिए नई कविता शब्द का जो प्रयोग किया था वो सबसे पहले अगेय ने किया था। जब उन्होंने कहा था कि हमें प्रयोगवादी ना कहकर हमारा जो काव्य है, तार सप्तकों में जो काव्य है, उसको नई कविता कहना ज़्यादा उचित माना था अगेय जी ने। तो उन्होंने 1951 ईस्वी में अपनी प्रतीक पत्रिका में बात कही थी। लेकिन नवलेखन काल या नई कविता का काल जो है वो 1953 ईस्वी से माना जाता है। उसके बाद जैसे 1960 के बाद जो कविताएं आई उनको साठोत्तरी कविता भी कह दिया जाता है, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अब 1953 के बाद यानी हमारा देश आज़ाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था। उसके बाद जो हमारे देश में परिवर्तन आ रहे थे, जो भी नया कुछ हो रहा था, लोगों के मन में खुशी थी। देश की जो सरकार थी, देश का जो संविधान लागू करना था, देश की जो सरकार चलाने वाले थे उनके सामने कई समस्याएं खड़ी हुई थी। उन समस्याओं से भी निपटना था और जो मौजूदा हालात बने हुए थे देश के, उन पर ही कवियों ने अपनी लेखनी चलाई थी। तो आज हम बात करते हैं भारत की स्वाधीनता प्राप्ति और संविधान के लागू होने के बाद नए नए विषय लेकर जो काव्य रचा गया उसे ही नई कविता कहा जाता है। डॉक्टर गोविंद शर्मा ने कहा है, सामान्यतः प्रयोगवादी काव्य धारा का विकसित रूप ही नई कविता कहलाती है। ये कथन डॉक्टर गोविंद शर्मा का है कि जो प्रयोगवाद है, जो काव्य धारा है, उसका विकसित जो रूप वो आगे चलकर वही नई कविता कहलाता है। इस कविता को नई कविता नाम सर्वप्रथम अगेय जी ने दिया था प्रतीक पत्रिका के जून 1951 ईस्वी के अंक में। और द्वितीय जो सप्तक उनका प्रकाशित हुआ था 1951 में, उसकी भूमिका के रूप में उन्होंने ये कहा था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा प्रयोगवाद में नई कविता को सम्मिलित रूप से अति यथार्थवादी काव्य कहा गया। अति यथार्थवादी काव्य का मतलब होता है बहुत अधिक सच्चाई के साथ लिखना, यानी उस समय जो घटना घटित हो रही थी उसको लिखना। अति यथार्थ का मतलब होता है जो सच्ची घटना हो रही, जो समाज में उस समय घटित हो रही है, वो घटनाएं ही लिखना। और अति यथार्थवाद का मतलब बहुत अधिक यथार्थ दिखाना, सच्चाई दिखाना। अगेय जी को नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है। उसके बाद रामविलास शर्मा व नामवर सिंह ने, जो प्रमुख आलोचक हैं हमारे हिंदी साहित्य के, उन दोनों ने नई कविता को प्रयोगवाद का ही छद्म रूप माना है। ये लाइन भी आपको याद रखनी है। इस कविता के विकास में, यानी नई कविता के विकास में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता एक पत्रिका थी, उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नरेश मेहता व श्री राम वर्मा नई कविता को प्रयोगवाद से सर्वथा भिन्न आंदोलन मानते हैं। ये दो व्यक्ति हैं जो भिन्न आंदोलन मानते हैं। पीछे जो दो थे वो मानते थे कि उसका ही विकसित रूप है, और रामविलास शर्मा और नामवर सिंह मानते हैं कि नई कविता प्रयोगवाद का ही छद्म रूप है। छद्म का मतलब होता है छुपा हुआ रूप है। अब विविध कविता आंदोलन 1960 ईस्वी के आसपास अनेक कवियों द्वारा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए अनेक कविता आंदोलन चलाए गए। डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा स्वरचित किस्म किस्म की कविता, किस्म किस्म का मतलब भांति भांति, तरह तरह की कविता रचना
में उन्होंने इस प्रकार के 45 कविता आंदोलनों का जिक्र किया है। यानी उन्होंने एक रचना ही लिख दी किस्म किस्म की कविता, उसमें उन्होंने 45 कविता आंदोलनों का जिक्र किया है, जिसमें से हम प्रमुख पढ़ेंगे। मैं आपको 10 कविता आंदोलनों के नाम और उनके प्रवर्तक बता रही हूँ, फिर प्रमुख है उनमें से वो आपको 4 या 5 याद रखनी है। जैसे नवी कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं जगदीश गुप्त, ए कविता आंदोलन जगदीश चतुर्वेदी। इन दोनों में आपको याद रखना है नई कविता जो है, यानी नई जो कोई चीज़ है उसको गुप्त रूप से रखना चाहिए, तो जगदीश गुप्त हैं। और ए कविता जहाँ ए लग गया वहाँ चतुर्वेदी जी आ गई, तो जगदीश चतुर्वेदी दोनों नाम एक जैसे हैं। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने तो ऐसे याद रखा था कि नई कविता है उसको गुप्त रूप से रखना है, तो जगदीश गुप्त हो जाएंगे। और ए कविता आंदोलन जगदीश चतुर्वेदी। साठोत्तरी कविता आंदोलन ललित गुप्त, ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा, प्रतिबद्ध कविता परमानंद श्रीवास्तव, मंत्र कविता आंदोलन सुरेश वात्स्यायन, एक नवगीत आंदोलन जिसके राजेंद्र प्रसाद सिंह थे जो मन्नू भंडारी के पति भी थे। इन्होंने गीतांजलि पत्रिका भी प्रमुख रूप से निकाली थी, जिसमें इन्होंने नवगीत आंदोलन को प्रमुख रूप से बढ़ावा दिया था इस गीतांजलि पत्रिका के माध्यम से। युयुत्सावादी कविता श्री राम सिंह सलभ, समकालीन कविता विश्वम्बर नाथ उपाध्याय, सहज कविता रविंद्र बर्मर। ये 10 कविता आंदोलन हैं। इसमें से आपको नई कविता आंदोलन, ए कविता आंदोलन, एक नवगीत आंदोलन और एक समकालीन कविता और सहज कविता, ये 5 आपको प्रमुख रूप से याद रखने हैं। इसके बाद नई कविता के जो प्रमुख कवि हैं उनमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, जिनकी कुछ रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, एक सूनी नाव, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका प्रमुख नाटक है महत्वपूर्ण बकरी। इनके कुछ उपन्यास हैं सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को खूंटियों पर टंगे लोग रचना के लिए 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये रचना आपको प्रमुख रूप से याद रखनी है। एक इनका दिनमान पत्र में चर्चे और चरखे नाम से स्तंभ प्रकाशित होता था, जिसके कारण ये चर्चित रहे। तो ये प्रश्न कई बार आ जाता है कि चर्चे और चरखे नामक स्तंभ से कौन प्रसिद्ध हुए थे, कौन से कवि प्रसिद्ध हुए थे, तो ये आपको याद रखना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो हैं वो चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए जाने जाते हैं। फिर केदारनाथ सिंह हैं, इनकी कुछ रचनाएं हैं अभी बिल्कुल अभी, ज़मीन पक रही है, यहाँ से देखो, बाघ और टोल्स्टॉय, ये 2 इनकी प्रमुख कविताएं हैं। बाघ और टोल्स्टॉय, इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। अकाल में सारस, अकाल में सारस रचना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। केदारनाथ सिंह को हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए 2013 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। डॉक्टर जगदीश गुप्त, इनकी एक नाव के पांव हिमबद्ध, लेकिन इनके संबूक रचना जो है वो एक प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने भगवान श्री राम की निंदा की थी। ये रचना प्रमुख है संबूक। और इन्होंने नई कविता पत्रिका का संपादन भी किया था और नई कविता आंदोलन के जनक भी हैं। ये 1954 ईस्वी में इनकी नई कविता पत्रिका आती थी। फिर जगदीश चतुर्वेदी जी जो कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं। इनकी नए मसीहा का जन्म, इतिहास अंता, डूबते इतिहास का गवाह, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। और कविता आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। 2003 में इनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। फिर विजय देव नारायण साई हैं, इनका एक ही महत्वपूर्ण रचना है मछली घर, हमेशा यही पूछी जाती है जब भी पूछी जाती है। और इन्होंने हिंदी साहित्य में नई कविता युग में लघु मानव को नायक के रूप में प्रतिष्ठित कराने वाले कवि माने जाते हैं। ये लाइन इनके लिए महत्वपूर्ण है कि नई कविता जो आंदोलन था, नई कविता का जो युग था, उसमें लघु मानव से मतलब है आम आदमी को प्रतिष्ठित करने वाले कवि कौन हैं, तो वो विजय देव नारायण साई हो जाएंगे। अब अलग अलग जो वाद चले हैं उनमें अलग अलग मानव नायक के रूप में रहे हैं। तो जैसे कि छायावाद में महामानव था नायक के रूप में, प्रगतिवाद में जो शोषित मानव था उस पर कविताएं लिखी गई, और नई कविता में लघु मानव पर कविताएं लिखी गई। फिर सुदामा पांडे धूमिल जी हैं जो संसद से सड़क तक जाने जाते हैं। प्रसिद्ध कविता है इनकी कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। मोचीराम इनकी प्रसिद्ध कविता है सुदामा पांडे धूमिल की। कल सुनना मुझे रचना के लिए इनको 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये बात आपको याद रखनी है। सुदामा पांडे धूमिल की प्रसिद्ध रचना तो है संसद से सड़क तक, जबकि इनको साहित्य अकादमी मिला था कल सुनना मुझे पर। फिर लीलाधर जगूड़ी जी हैं जिनका नाटक जारी है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, ये प्रमुख रचनाएं हैं। एक प्रमुख तो इनकी नाटक जारी है, यही रचना है बस। इसके बाद इनकी रचना अनुभव के आकाश में चांद के लिए इनको 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर कुंवर नारायण जी हैं जिनकी कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। उनका प्रथम काव्य संग्रह है चक्रव्यूह, परिवेश, और बाकी इनके काव्य संग्रह है परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, वाजसुरवा के बहाने। कुंवर नारायण की 2 कविताएं, कविता के बहाने और
बात ठीक थी, पर ये कक्षा 12 में भी चलती हैं जो मैंने अभी हाल ही में पीछे बच्चों को पढ़ाई हैं। तो इनको कोई दूसरा नहीं साहित्यकार कोई दूसरा नहीं जो काव्य संग्रह था, इस पर 1995 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। एक इनकी प्रबंधात्मक रचना है आत्मजयी, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। कुंवर नारायण को हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर चंद्रकांत देवताले हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना है लकड़बग्गा हंस रहा है। दीवारों पर खून से पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनको पत्थर फेंक रहा हूँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था देवताले को। फिर दुष्यंत कुमार हैं, जो हिंदी में गज़ल गायक के रूप में प्रसिद्ध हैं, गज़लकार के नाम से जाने जाते हैं। इनका है सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन का वसंत, साए में धूप, एक कंठ विस्पाई रचना इनकी प्रसिद्ध है। और साए में धूप इनका गज़ल संग्रह है। हिंदी के प्रसिद्ध गज़ल गायक माने जाते हैं। एक कंठ विस्पाई इनका गीति नाट्य माना जाता है। फिर इनकी पंक्ति प्रसिद्ध है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, ये इनकी प्रमुख लाइन है। फिर है श्रीकांत वर्मा जी, जिनकी एक मगध रचना प्रसिद्ध है, और मगध रचना पर ही इनको 1987 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर राजेश जोशी जी हैं, एक दिन बोलेंगे पेड़, एक आदिवासी लड़की की इच्छा, लेबर कॉलोनी के बच्चे, दो पंक्तियों के बीच पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर उदय प्रकाश जी हैं, जिनकी है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, पीली छतरी वाली लड़की, पाल गोमरा का स्कूटर, ये दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं इनकी, पीली छतरी वाली लड़की और पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इनको उदय प्रकाश जी को मोहनदास रचना के लिए 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर मंगलेश डबराज जी हैं, जिनकी प्रसिद्ध कविता है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं के लिए इनको 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर साथियों 5-6 रचनाएं हैं, उनके रचनाकार और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये महत्वपूर्ण है, मैं बता देती हूँ। नए इलाके में इसके रचनाकार हैं अरुण कमल 1998 में। दुष्चक्र में सृष्टा वीरेन डंगवाल जी की रचना है 2004 में। संशयात्मा ज्ञानेंद्र पति की रचना है 2006 में। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी जी की रचना है 2009 में। और मिलजुल मन मृदुला गर्ग की रचना है, जिनको 2013 में। और आग की हंसी कविता संग्रह है रामदर्श मिश्र का 2015 में, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये थी साथियों हमारी नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं प्रमुख। इसके बाद हमारा आएगा हिंदी का गद्य साहित्य, उसके बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे साथियों। जितनी भी गद्य की विधाएँ हैं, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपका रिवीजन हो रहा है इन वीडियो के माध्यम से, और आप लगातार अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, ईमानदारी से कर्म करते हुए अपने लक्ष्य के पास जा रहे हैं, धीरे धीरे करके ही। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।